नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। साइलेंट क्रांति इस देश के अंदर हो रही है, क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं है तो यही जानकारी हम लेकर आपके सामने आए हैं। आज मैं बहुत खास मेहमान के साथ मौजूद हूं। विनय कुमार सक्सेना जी हैं, खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन हैं और खादी ने इस देश में किस तरीके से एक साइलेंट क्रांति लाने का काम किया है। चूंकि लगातार आप लोग भारत तक देखते हैं, जम्मू कश्मीर पर हम बात करते हैं, चीन पर बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो कैसे खादी जो है चाइना को मार्केट से किक आउट कर रहा है, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर चुपचाप दबे पांव खादी जो है लोगों के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहा है। बंदूक छोड़कर लोग रोजगार की तरफ जाएं, इसके लिए खादी कैसे काम कर रहा है और कैसे हमारी पैरा फोर्सेस के लिए खादी काम कर रही है, खादी के प्रोडक्ट पैरा फोर्सेस के हाथ तक पहुंचे, इसको इंश्योर करने के लिए क्या हो रहा है, ये सब हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। पहला सवाल हम तो यही कहेंगे कि चुपचाप से जो कहते हैं कि घर का बच्चा बड़ा हो गया, तो अब खादी लार्जर देन लाइफ दिख रहा है, बहुत रंग बिरंगा खादी है। लोग पहले कहते थे कि बड़ा ओल्डी टाइप है, तो उस कॉन्सेप्ट को तो आप लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। हाउस खादी डूइंग, मतलब अभी खादी के स्वरूप को अगर हम देखें तो कैसा खादी कर रहा है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के पहले खादी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था और आज़ादी के कुछ समय बाद तक खादी की जो ग्रोथ थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी, लेकिन धीरे धीरे खादी गुमनामी के अंधेरों में खोती चली गई और 2013-14 के साल में जो खादी की ग्रोथ थी वो माइनस हो गई। लेकिन अब 2014 के बाद जब से ये नई सरकार आई है, खादी पर प्रधानमंत्री का स्पेशल फोकस है और अगर मैं ये कहूँ कि अब खादी फिर परवान चढ़ रही है तो शायद गलत नहीं होगा। और इन पिछले 7 सालों में या 6 सालों में जो खादी की ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड हुई है। अगर हम फिगर्स के साथ बात करें, हाँ, तो 2014-15 से आज तक जो खादी की जो ग्रोथ हुई है प्रोडक्शन में वो 190% हुई है और अगर सेल्स की बात करें तो करीब 331% की ग्रोथ हुई है। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि खादी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिल्कुल। और खादी की जब ग्रोथ होती है तो जो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो देश का जो सबसे गरीब इंसान है, जो हमारा आर्टिजन है, जो हमसे दूर हो गया था, उसको फ़ायदा मिलता है। ये खादी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी वजह से जो आज भारत सरकार का जो फोकस है वो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, उसकी सेल्स को आगे बढ़ाना है और इन्हीं मोटिव के साथ KVIC अपना काम कर रही है। बिल्कुल। जो डेटा भी आपने शेयर किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। लेकिन अगर हम बिल्कुल अभी अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हमेशा जो है वो सुनना चाहते हैं कि भाई चाइना को हम कैसे टक्कर दे सकते हैं, चाइना को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो खादी का क्या कंट्रीब्यूशन है? आत्मनिर्भर भारत को तो आप लोग मजबूत कर ही रहे हैं, चूंकि स्वदेशी पर ही पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका निर्भर करता है। हम चाइना को कैसे टक्कर दे रहे हैं चाइना को मार्केट से आउट करने के लिए, और भारत का पैसा भारत में ही रह पाए, और चाइना जो है यहीं से कमाता है, फिर भारत के खिलाफ ही पैसे इस्तेमाल करता है, ये सबने देखा। तो इसको रोकने के लिए और भारत का पैसा भारत में ही रहे, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, खादी ही आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सिंबल है। खादी के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे छोटे छोटे आर्टिजन्स बहुत छोटे छोटे गांव में बनाते हैं और अपने को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जी। जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है। तो खादी, जैसे मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा सिंबल है और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से जो इस तरीके से आज जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं छोटी छोटी, या खादी इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जा रहे हैं, वो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं अगर आपको पिछले साल का एक एग्जांपल दूं कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम KVIC की एक फ्लैगशिप स्कीम है जी। जिसके माध्यम से 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन्स दिए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो अपने क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई भी छोटा सा यूनिट जो है मैन्युफैक्चरिंग का लगा सकता है, सर्विस यूनिट लगा सकता है और खुद को
पैरों पे खड़ा कर सकता है और 4 लोगों को रोजगार दे सकता है। उसमें केवीआईसी ने पिछले साल 2,973 यानी कि 3,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी देकर 1,03,000 से ज़्यादा यूनिट्स को लगाया है, जो अपने में एक कीर्तिमान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने करीब 8.5 लाख रोजगार क्रिएट किए हैं। ये पिछले साल की ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उसमें अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर जो आज भारत सरकार का फोकस्ड एरिया है, क्योंकि वहाँ आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, वहाँ शांति है, लोग जो है डेवलपमेंटल स्कीम से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उसके लिए केवीआईसी का एक स्पेशल फोकस था। और वहाँ पर भी हम लोगों ने इस बार पूरे देश के अंदर जो पीएमईजीपी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है, उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार और सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लगाए गए हैं। लगभग 21,000 से ज़्यादा यूनिट्स लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में लगे हैं और उसमें करीब 1,70,000 लोगों को रोज़गार मिला है और करीब 1,600 करोड़ से ज़्यादा का बैंक इन्वेस्टमेंट है और 460 करोड़ से ज़्यादा का केवीआईसी का इन्वेस्टमेंट, मतलब 2,100 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल डेटा पढ़ रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा था जम्मू कश्मीर का। तो पहले के कंपैरिजन में अगर हम करें कि अभी जो वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो उसका कॉपरेशन बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में? लोग क्या अब अट्रैक्ट हो रहे हैं कि वो भी इस तरीके से कुछ कर सकते हैं? पहले क्या इस तरीके के स्कीम्स का ब्लॉकेज ज़्यादा आप लोगों को फेस करना पड़ा है? यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि आज लोगों के अंदर एक बदलाव आया है। लोग जो हैं चाहते हैं कि भारत सरकार की स्कीम से जुड़ें और जो है रोजगार के आयाम अपने आप इकट्ठा करें। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि 2018 के पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो एक पॉटर कम्युनिटी है जो मिट्टी के बर्तन बनाती है जी, वो भी कभी जो है भारत सरकार की किसी स्कीम से जोड़ी जाएगी। जम्मू कश्मीर में ही अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर में हमने करीब 2,000 पॉटर फैमिलीज को जोड़ दिया जी। उनको इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स दिए, उनको ट्रेनिंग कराई गई। तो जो वो काम पहले पत्थर की चाक पे किया करते थे वो अब जो है इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील पे करते हैं। उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, उनकी इनकम बढ़ गई, तो लोग जो उससे जुड़ने लगे क्योंकि उसका फायदा उनको होने लगा। इसी तरीके से मधुमक्खी पालन जो बी कीपिंग है, ये हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है खादी कमीशन की। वहाँ हम लोगों ने आर्मी के सहयोग से कुपवारा के अंदर 350 लोगों को इस स्कीम से जोड़ा और करीब 3,300 बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए। और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे जो बी कीपर्स हैं वो उनकी इनकम 2-2 लाख रुपए साल की हो गई है। ये उनके अपने खुद के स्टेटमेंट, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड हनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जितना हनी बनाते हैं उनका सारा हनी बिकता है और उनके अंदर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जो कभी पत्थरबाजी किया करते थे या कभी किसी के साथ मिलकर गलत काम किया करते थे, वो आज सब लोग काम पे लग गए हैं। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ज़बरदस्ती किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। अगर उसे काम मिलता है, रोज़गार मिलता है, तो वो चाहेगा कि सबसे पहले जो शांति का रास्ता है उसी को अपनाया जाए। इसको आप लोग और बूस्ट भी करेंगे क्या जम्मू कश्मीर के अंदर, कि इसको और लार्ज स्केल पे आप लोग चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। मैंने जैसा कहा कि जम्मू कश्मीर जो है प्रधानमंत्री जी का एक फोकस्ड एरिया है और हमारी भी ये कोशिश रहती है कि जहाँ भारत सरकार जो है अपना एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रही है उन जगहों पर पहुंचकर केवीआईसी काम करे। भारत सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है, पैसे का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन खादी कमीशन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि बहुत कम कीमत में किसी को रोज़गार देने की क्षमता रखते हैं। अगर एक कोई प्लांट लगता है 200-500 करोड़ रुपए का, तो उसमें लोगों को रोज़गार एक समय सीमा के अंदर मिलता है, लेकिन हम 15,000 रुपये का जब एक चरखा दे देते हैं तो एक पूरा परिवार जो है उससे जुड़ जाता है, उस पूरे परिवार को नौकरी मिल जाती है। जब एक इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स दे दिया जाता है तो पूरे परिवार को जो है उसमें काम मिलने लगता है और वो 18,000 रुपये का व्हील जो है पूरे परिवार को खड़ा कर देता है। तो ये खादी की सबसे बड़ी शक्ति है। और गांधी जी भी हमेशा जो है विलेज इंडस्ट्रीज को बहुत प्रमोट किया करते थे। उसका एक रीज़न था, उनका ये कहना था कि गाँव का व्यक्ति अगर समर्थ हो गया तो देश अपने आप समर्थ हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि हमारे जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तो शहर हमारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो हम चाइना की बात कर रहे थे सर कि चाइना को लेकर भी, कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा भारत के अंदर उनका प्रवेश है
और उसको लेकर भी लगातार इस देश में मांग उठती रही कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर एक तरीके से रोक लगे, बैन लगे, ताकि जो हमारे स्वदेशी मार्केट है वो सरवाइव कर बिल्कुल पाए। आपने सही उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है खादी के अंदर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएमईजीपी जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने खिलौने बनाने की इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया है। चाइना से खिलौने बहुत आया करते थे, जी आपको बिल्कुल, मालूम होगा। बिल्कुल। गणेश जी, लक्ष्मी जी जैसी चीज़ें जो हमारी पूजा की चीज़ें हैं वो आया करती थी, दिए वहाँ से आया करते थे, कैंडल्स वहाँ से आया करती थी। खादी कमीशन ने फोकस करके इन चीज़ों को प्रमोट किया है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स हमने अपने पूरे देश में जो है लोगों को बांटे हैं और लगभग 1,25,000 लोगों को इसको एम्पावर किया है। तो आज दिए जो हैं वो हमारे जो है पॉटर्स बना रहे हैं, वही दिवाली में यूज़ किए जा रहे हैं या और त्योहारों में यूज़ किए जा रहे हैं। उसने इस इम्पोर्ट को बंद किया है। अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे देश का हेरिटेज है। अगर आप देखें, युगों से अगरबत्ती जो है हमारे देश में यूज़ की जाती थी, हर काम में यूज़ की जाती है, चाहे पूजा का काम हो, हवन का काम हो, शादी हो या आपका लास्ट राइट्स हो, उसमें भी अगरबत्ती यूज़ की जाती है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि 2011 में पिछली सरकारों ने जो पॉलिसी चेंजेस किए उसकी वजह से जहां हमारा इंपोर्ट 2011 में 1% से कम हुआ करता था, वो 2019 में 85% तक पहुंच गया, जिसने हमारी इस इंडस्ट्री को पूरा ख़त्म कर दिया। 2019 में भारत सरकार ने इस पॉलिसी में चेंज लाया, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस किए गए और उसकी ड्यूटी को बढ़ाया गया। और आज मुझे बताने में इतनी खुशी है कि 3,000 से ज़्यादा अगरबत्ती की यूनिट्स केवीआईसी ने ही पिछले 2 सालों के अंदर लगाई हैं। कितनी बंद इंडस्ट्रीज थी वो चालू हो गई हैं और लाखों लोगों को उससे जो है रोज़गार मिलने लगा है। ये एक विलेज इंडस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, घरों में बैठी हुई हैं और अगरबत्ती को बनाया करती थी। ये हमारे ट्रेडिशन में था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ट्रेडिशन में था, गांव-गांव में अगरबत्ती बनती थी, लेकिन सारा खत्म हो गया। तो आज उसको हमने फिर रिवाइव किया है और ये जो इंपोर्ट चाइना और ताइवान से हो रहा था वो बंद हो गया। इसने भी लाखों लोगों को रोज़गार दिया है और उससे मैं कह सकता हूँ कि अभी केवीआईसी ने जो है भारत सरकार की एक एजेंसी है, उनको स्टडी के लिए ये काम सौंपा है कि इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है, वो भी हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। ये एक साइलेंट क्रांति है जिसमें आपको बहुत सारी विजिबिलिटीज़ नहीं होंगी, लेकिन अंदर अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से लोग रोज़गार से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी इंडस्ट्री लग रही हैं, उसने वास्तव में देश के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। तो अच्छा सर, इसी पे चूंकि बैम्बू प्रोडक्ट्स को लेकर भी हम देखते हैं कि चाइना बहुत जो है वो वहाँ से भेज रहा होता है सामान, जबकि बैम्बू की कमी भारत के पास तो नहीं है। तो उस सेक्टर के लिए भी कुछ हो रहा है क्या? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है बैम्बू के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 2 है जी। लगभग 250 स्पीशीज़ जो हैं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं और बहुत हाई क्वालिटी के बैम्बूज यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दुर्भाग्य था हमारा कि हमारे यहाँ बैम्बू प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट चाइना से बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा था। धीरे धीरे इसमें बदलाव आया है। केवीआईसी ने भी, भारत सरकार ने भी, भारत सरकार और मंत्रालय हैं उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया है और अब धीरे धीरे ऐसे क्लस्टर्स लग रहे हैं जहाँ पर बम्बू का यूज़ हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, अभी पिछले महीने ही एक सिंधुदुर्ग में एक बैम्बू के क्लस्टर को हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। अगर आप उस क्लस्टर को देखें, उसमें वर्ल्ड क्लास चीज़ें जो हैं बन रही हैं, बास्केट्स बन रही हैं, छोटी छोटी सी, आपने देखा होगा मोमोज रखने के जो बास्केट्स होते हैं वो बन रहे हैं, बॉटल्स बन रही हैं, बॉटल हमारे पीछे ही रखी हुई है बैम्बू की, वो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उसका सेल भी हो रहा है। इसी तरीके से आसाम में भी कई जो हैं यूनिट्स लगी हैं। पूरे देश के अंदर कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी तरीके से इंपोर्ट को रोकें और हमारी जो विलेज इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाएं। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का जो एक हेरिटेज प्रोडक्ट है, उस देश का भी हेरिटेज प्रोडक्ट है पश्मीना। बिल्कुल। पश्मीना जो है ये कहा जाता था सिर्फ लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो है होता है और उसके प्रोडक्ट भी वहीं बनते हैं, लेकिन इस मिथ को भी हम लोगों ने आज तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के अंदर रॉ पश्मीना होता है, लेकिन वहाँ उसका पूरा यूज़ नहीं हो पा रहा था। खादी कमीशन ने एक नई शुरुआत करी,
वहाँ से रॉ पश्मीने को परचेज़ किया जा रहा है, जो हमारी बनारस की इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिल्ली में लाकर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और उसको दोबारा जो है जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख भेजा जा रहा है, जहाँ उसकी स्पिनिंग हो रही है। वो धागा बनारस में लाया जा रहा है और बनारस में उसकी वीविंग हो रही है और वो पश्मीना शॉल जो है अब बनारस में बना हुआ भी देश में बिकने लगा है। तो एक नई शुरुआत हुई है इससे। बनारस के जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको काम मिला है, जो हमारे लेह लद्दाख के आर्टिजन्स हैं उनको भी काम मिला है और चारों तरफ जो है लोग खुश हैं। बिल्कुल। अच्छा, पश्मीना की बात आई तो मैं पढ़ रहा था कि डेनिम को लेकर भी खादी के अंदर जो है वो काफ़ी काम हुआ है हाल के कुछ वर्षों में। आमतौर पर जो लोग जींस पहनते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ विदेशों में तैयार हो या देश के दूसरे कोने में तैयार होता होगा। खादी इसमें काम नहीं करती होगी, क्योंकि आमतौर पर खादी जो है उसको लोग कुर्ता से ही रिलेट करके रोक लेते हैं। तो डेनिम में हम क्या कर रहे हैं और भारत का जो खादी का जो डेनिम है वो अमेरिका तक पहुंच रहा है, वो क्या हो रहा है, प्लीज बताइए आप। ये आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है। ये एक ऐसी धारणा थी कि खादी में डेनिम बन नहीं सकता, जी। लेकिन 2018 में हम लोगों ने प्रयोग किए और जो डेनिम बन के तैयार हुआ वो बहुत ही अद्भुत था। उसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हैंड वूवन है, मशीन से नहीं बनता है। अरविंद मिल्स से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया है और आज अरविंद मिल्स हमसे एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेनिम को परचेज करते हैं, जो देश और विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको सप्लाई करते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने पैटागोनिया, जो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उनको लगभग 80,000 मीटर डेनिम सप्लाई की है। ये इस बात को ही दिखाता है कि डेनिम की क्वालिटी हमारी कितनी हाई है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो आज लोग डेनिम पहन रहे हैं हमारे देश के अंदर, हो सकता है उस पर किसी फॉरेन ब्रांड का लेवल लगा हुआ हो, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम होगा कि वो डेनिम खादी कमीशन का बनाया हुआ है। तो ये हमारी क्वालिटी है और ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही उस पर ब्रांड लगा हुआ हो, क्योंकि लोग परचेज़ करते हैं अपने ब्रांड से, उसको बेचते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम दुनिया का सबसे अच्छा डेनिम बना रहे हैं और उसके साथ साथ जो हमारी क्वालिटी है वो इस बात को प्रूव करती है कि दुनिया की कोई मशीन जो है हमारी क्वालिटी का डेनिम नहीं बना सकती। बिल्कुल। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। पैरा फोर्सेस चूँकि हमारे यहाँ का बहुत प्रिय सब्जेक्ट भी है, तो पैरा फोर्सेस को लेकर हमेशा बात हुई कि उनको जो प्रोडक्ट मिले वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट उनको दिया जाए, क्योंकि वो सब कुछ हम इस वक्त देश के लिए ही कर रहे होते हैं, तो उनके हाथ में जो जाए शुद्ध जाए, सबसे बेहतरीन जाए। तो खादी की क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे पैरा फोर्सेस तक पहुँचाने के लिए काम हो रहा है? देखिए, होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने एक निर्णय लिया था कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, और उस डिसीज़न के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो केवीआईसी से लेना पर शुरू किया है। पिछले साल से ये सिलसिला जारी हुआ है और पिछले साल ही करीब हम लोगों ने 37 करोड़ के प्रोडक्ट जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को सप्लाई किए हैं। अच्छा। जिसमें मस्टर्ड ऑयल है। आपने देखा होगा कि मस्टर्ड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हमारे जवान, चाहे वो लेह लद्दाख में बैठा हो, चाहे -20 डिग्री में बैठा हो, वो भी खाना खाता है, या रेगिस्तान में कोई अगर बैठा हुआ है वहाँ भी खाता है जी। और अगर हम उसको खाने की क्वालिटी में मिलावट का कोई प्रोडक्ट देते हैं या सब स्टैंडर्ड देते हैं तो हमारे जवान, या यूँ कह लीजिए हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सीधा उसका असर आता है। तो ये बहुत ही सुंदर निर्णय था होम मिनिस्टर का, जिसकी वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस में खादी के बने हुए प्रोडक्ट्स का सप्लाई शुरू हुई। आज हम उन्हें दरियाँ सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे जवान बॉर्डर पे बैठते हैं उन दरियों को यूज़ करते हैं। कंबल्स उनको सप्लाई कर रहे हैं। हमारे खादी की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, खादी का दूसरा नाम है शुद्धता। जी बिल्कुल। तो आज जो प्रोडक्ट्स हम उनको सप्लाई कर रहे हैं वो शुद्ध हैं। खादी के प्रोडक्ट्स जो हैं अब थोड़े ही दिनों में पैरामिलिट्री की 100 कैंटीन्स में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ी पहल है, जिसके लिए भी हम लोगों ने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की हुई है इनाग्रेट करने के लिए। शायद नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ वो भी इनाग्रेट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है चेन डेवलप हो रहा है
1900 के आसपास कैंटीन्स हैं पूरे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस की। हम 100 से शुरुआत कर रहे हैं और मुझे होप है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम कम से कम 1000 कैंटीन्स में पहुंच जाएंगे। तो आप समझिए कि खादी की रीच कहाँ कहाँ पहुंच रही है। इसी तरीके से भारत सरकार की बहुत सारी जो PSUs हैं, जो पहले अपने एम्प्लॉयज़ को जो है बोनस दिया करती थी, वो एक चेक दे देती थी। हम लोगों ने उनको परसू किया कि आप चेक मत दीजिए, आप उन्हें खादी का गिफ्ट कूपन दीजिए। ओके। खादी के गिफ्ट कूपन से 2 फायदे होंगे। पहली बात, हम उनको जो डिस्काउंट देंगे तो 10,000 का कूपन उनको 12,500 रुपये का प्रोडक्ट लेने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारा जो विलेज इंडस्ट्री है, हमारी जो खादी की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी एम्पावर होंगी, हमारे आर्टिजन भी एम्पावर होंगे। ये पहल शुरू हुई और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि अब तक KVIC ने करीब 120 करोड़ रुपए के गिफ्ट कूपन्स जो हैं इन PSUs को दिए हैं। ये अपने में भी एक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बिल्कुल, बड़ी बात है। ये बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि MNC के अटायर पे उस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कंपटीशन है कम से कम भारत का, वो वर्ल्ड स्तर पर एक अच्छे तौर पर हो। अच्छा, एक और सवाल है मेरे मन में खादी से जुड़ा हुआ। ये मार्केट के अंदर मिथ है या एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि खादी जो है वो एक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये आरोप सही है आप लोगों पर, या ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है? और खादी के अंदर जो रीजनेबिलिटी है, अब मैं अगर देखूं, चूंकि मैं भी खादी का प्रोडक्ट यूज़ करता हूं, तो काफ़ी बदलाव आया है पहले के मुकाबले में अब, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग भी दिखाई पड़ती है अब। देखिए, मैं आपको कहूँगा कि खादी को 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है। उसमें पहला सेगमेंट वो है कि जो कम अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए 50 रुपये मीटर से लेके 150 रुपये मीटर तक के फैब्रिक्स अवेलेबल हैं, सोप्स अवेलेबल हैं, डिटर्जेंट्स अवेलेबल हैं, ऑयल अवेलेबल है, हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। एक दूसरा सेगमेंट वो है जो मिडिल क्लास है, उसको हम लोगों ने मिडिल क्लास सेगमेंट में ऐसे प्रोडक्ट्स को रखा है जो मिडिल क्लास व्यक्ति जो आराम से उसको अफोर्ड कर सकता है। और एक है हाई एंड प्रोडक्ट्स। हाई एंड प्रोडक्ट्स वो हैं जैसे पश्मीना मैंने कहा, या मसलिन है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जिनमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब जैसे मैं पश्मीना की आपसे बात करूँ, तो पश्मीना का जो रॉ वूल ही है, वही आपको करीब 19,000 रुपये kg मिलता है। तो जो जिस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल ही इतना कॉस्टली हो, तो नेचुरली वो प्रोडक्ट तो कॉस्टली होने ही वाला है। तो उसका एक क्लास अलग है और उसको पहनने वाला अलग है। तो तीनों सेगमेंट्स में खादी अवेलेबल है। खादी को कॉस्टली कहना शायद गलत होगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खादी हैंड स्पिन और हैंड वूवन प्रोडक्ट है। इसमें हमारे आर्टिजन्स का पसीना लगा हुआ है, उनकी इसमें मेहनत लगी हुई है, और हमें अपने देश के आर्टिजन्स की मेहनत को पूरी कीमत देनी चाहिए। हमें कभी उनके साथ जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हम दुनिया के हैंड स्पिन या हैंड वोवन प्रोडक्ट या हैंडमेड प्रोडक्ट को ये कहें कि ये तो आर्टिसनल क्रिएटिविटी है, लेकिन हम अपने ही देश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहें ये चीप हैं। ये बहुत ख़राब बात है। आज ज़रूरत है कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको वोकल करने की, जो प्रधानमंत्री कहते हैं। और जब हम ही अपने लोकल प्रोडक्ट्स को वोकल करेंगे तो आप देखिए देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आप दुनिया का कोई भी ब्रांड उठा के देख लीजिए, वो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको जो है इतना पॉपुलराइज किया, इतना वोकल कर दिया कि इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। हमारे साथ जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि हम अपने आर्टिजन्स की कला को जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उसकी मेहनत को हम वो पेमेंट नहीं कर पाते जो उसे मिलना चाहिए। इसी वजह से आज देश के जो आर्टिजन्स होते हैं वो कहा जाता है कि पुअर होते हैं। बिल्कुल, मतलब कि अगर आप किसी विदेशी प्रोडक्ट को लेकर आप अगर इतना जोर देते हैं, महंगा खरीद लेते हैं आप, तो खादी को भी खरीदने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अच्छे नोट पर इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले, खादी के बनाए गए सबसे बड़े झंडे की कहानी, चूँकि हम सब ने देखा कि जब लेह लद्दाख में खादी का बना झंडा जब फहराया गया उतनी ऊंचाई पर, तो वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया।
इससे जुड़ी हुई, चूंकि बिपिन रावत साहब नहीं रहे, लेकिन बिपिन रावत साहब का भी किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। तो और वो भारत के पहले सीडीएस रहे हैं, तो उनके काम का, उनके कंट्रीब्यूशन को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल जिक्र करना चाहिए। तो उसकी सर कहानी क्या रही है, कैसे हुआ कि हमें इतना बड़ा झंडा बनाना चाहिए, फिर ये कैसे कोई सोच सकता है कि ये जो झंडा है वो जाके लेह लद्दाख में उतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उस हाइट पर उतना भारी झंडा लोग लेकर गए, हमारे जवान, हमने वो तस्वीरें देखी। तो उसकी कहानी क्या है? देखिए, ये साल जो है देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है जी, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस सेलिब्रेशन में कुछ खादी का एक ऐसा प्रोडक्ट जो है देश और दुनिया के सामने आए जिससे कि ये मालूम पड़े कि जो खादी, जिसने आज़ादी के पहले भी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, वो आज़ादी के बाद भी जो है एक पहचान बन के सामने आया है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग बनाएंगे, क्योंकि नेशनल फ्लैग जो है खादी के कपड़े से ही बनता है। नेशनल फ्लैग को बनाना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग को बनाना हमारे लिए चैलेंज नहीं था, क्योंकि हमें हमारे आर्टिजन्स की कैपेसिटी मालूम है, वो दक्ष हैं, वो ये काम कर सकते हैं और इससे भी बड़ा बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, क्योंकि नेशनल फ्लैग का अपना एक कोड होता है, बिल्कुल, उसका एक सम्मान होता है जी, हमें उस कोड को ध्यान में रखकर ही जो है सारी प्रक्रिया को पूरा करना था। उसके बाद मैं जनरल बिपिन रावत साहब से मिला, उनको बताया कि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच है, हम उसको तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसको डिस्प्ले कराने में हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अच्छा, और मुझे वही शब्द याद हैं उनके, उन्होंने मुझसे कहा कि फ्लैग आप बनाइए और हमें सौंप दीजिए, अच्छा, डिस्प्ले की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि आप कब तक बना के दे सकते हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा आर्मी डे है, जी, नेवी डे है, एयरफोर्स डे है, उन सब में इसको डिस्प्ले किया जाए, और 2 अक्टूबर को भी जो है इसका डिस्प्ले हुआ। मैं ये कहूँगा आपसे कि हमारे जो आर्टिजन्स थे वो बिल्कुल फौजियों के तरीके से काम पर लग गए, और उन्होंने 20 सितंबर तक जो है फ्लैग को बना दिया जी, और बॉम्बे में हम लोगों ने आर्मी को उसको हैंडओवर कर दिया, और पहला डिस्प्ले लेह में जी, उसका हुआ, जो वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। जी, बिल्कुल, जिस तरीके से उस फ्लैग को वहाँ ले जाया गया, फ्लैग का वेट ही करीब 1400 केजी है जी, तो उस फ्लैग को उस हाइट पर, वो भी ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर ले जाना एग्जैक्टली, अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन यही तो हमारे देश के जवानों की खासियत है कि वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली, और वो वहाँ पर उसको ले गए और उसको हाँ उसका डिस्प्ले हुआ, और वो वास्तव में एक दुनिया में एक नया खादी ने अपना मुकाम काबिल कर दिया, कायम कर दिया। और वो फ्लैग उसके बाद अलग अलग जगहों पर डिस्प्ले हुआ है, जिसका पब्लिक ने बहुत अप्रिसिएशन मिला है पब्लिक के अंदर। और मैं ये भी कहूँगा कि वो फ्लैग इस बात को ये शो करता है कि खादी के आर्टिजन्स जो हैं, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी दुनिया के जो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं जी, उनकी क्रिएटिविटी से कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम इसी नोट पर इस पूरी बातचीत को यहीं ख़त्म करेंगे कि इस शानदार झंडे की कहानी के साथ कि आखिर कैसे देश के सीमाओं की बात हो या फिर देश के सम्मान की बात हो, खादी की मौजूदगी आपको हर जगह दिखाई दे रही है अब। और जो अब तक साइलेंट क्रांति थी, हम उम्मीद करेंगे कि लोग जब ये सब इसे देखेंगे, जानेंगे, तो फिर उनका जो समर्पण है खादी की तरफ वो और बढ़ेगा। चूंकि आप कुछ भी खादी से जुड़ी चीज़ खरीदते हैं तो आप भारत के हाथों को ही सशक्त
कर रहे होते हैं। तो सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत तक पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं इसी नोट के साथ कि खादी लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और भारत के हाथ को मजबूत करता रहे। आप देख रहे थे भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।